सबसे बड़ी चुनौती तो खुद पूरा विपक्ष है जो कि लामबंद नजर आ रहा है और साथ ही साथ राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सत्र। पूरे देश में और दुनिया भर में एक वातावरण बनाना है कि ये जो सरकार है, दरअसल ये सरकार उस रूप में नहीं बनी है जिसको कि हम मान लें कि वाकई उनको बहुमत मिला है। इसलिए वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो हारी हुई है, बीजेपी तो हारी हुई है। बीजेपी का अगर कोई राष्ट्रीय विकल्प है तो कांग्रेस है और कांग्रेस को 99 से 240 पहुंचने की चिंता करनी चाहिए। जैसे ही सरकार बनी, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बने, बनते ही वो किससे मिलने गए? मल्लिकार्जुन खड़गे से। 2014 और 2019 में ये स्थिति देखने को नहीं मिली। दल को लेकर जो उत्साह विपक्ष में दिखाई दे रहा है, वो उत्साह तब कायम रहेगा जब विपक्ष जो दो धड़े दिखाई दे रहे हैं उसमें एकाकार होगा। मुझे लग रहा है कि इस बार विपक्ष की बात भी थोड़ी सुनी जाएगी और विपक्ष को इतना आसानी से खारिज करना सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा जिस तरीके से इस बार विपक्ष आया है। नमस्कार, अमरुजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और एक बार फिर हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, अब नई सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला संसद सत्र शुरू होने वाला है और उसके पहले बहुत सारी चुनौतियां भी सरकार के सामने नजर आ रही हैं और सबसे बड़ी चुनौती तो खुद पूरा विपक्ष है जो कि लामबंद नजर आ रहा है और साथ ही साथ राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सत्र, क्योंकि जैसे ही सरकार बनी उसके बाद कई सारे मुद्दे ऐसे सामने आए जिनको लेकर लगातार सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप होना शुरू हो गए। इन तमाम चुनौतियों से सरकार कैसे निपटेगी, आगे का रोड मैप क्या होगा, इन सब पर बात करेंगे। सभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, खबरों के खिलाड़ी हैं, खबरों के बीच रहे हैं और खबरों के मायने आप तक उस रूप में पहुंचाते रहे हैं जिसको आप आम तरीके से और आसान तरीके से समझ सकें। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, रामकृपाल सिंह जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, राकेश शुक्ला जी हैं और समीर चौगाकर जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है सर अमरुजाला.com पर। अवधेश सर, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए, क्योंकि जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनने के साथ ही नीट का एक मुद्दा शुरू हो गया, उसको लेकर लगातार विपक्ष घेर रहा है। फिर एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, वो उसको लेकर सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष जो है ना, इस बार बड़ा मजबूत है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सत्र। तो ये इंटरेस्टिंग किस लिहाज से हम समझने की कोशिश करें? अभी तो स्पीकर का चुनाव होना है, फिर सत्र आगे बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, जो नीट का प्रश्न है वो तो निश्चित रूप से विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए उस पर, क्योंकि हमारे देश के यूजीसी नीट में भी समस्या आ गई है कि हमारे देश के लाखों युवाओं और किशोर इसकी तैयारी करते हैं। उनके आखिर हम सब लोग स्टूडेंट रहे हैं, किस भाव से वो परीक्षा देते हैं, उस परीक्षा का पत्र बाहर चला है, तो ये तो असाधारण स्थिति है ना। इसकी तो व्यवस्था होनी ही चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हुई हैं, चाहे वो बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, कहीं भी हो, कहीं भी हुई है। लेकिन जो एजेंसी नीट की परीक्षा आयोजित करती है, जिसकी जिम्मेवारी है इसको स्वच्छ कराना, आखिर मान लीजिए कल कोई 10 नौजवान इससे सुसाइड कर जाए कि हमने परीक्षा दिया, हमारा नहीं, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इसलिए नीट का इशू बहुत बड़ा इशू है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है। हालांकि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कराने का जो एक पूरे देश में एक जाल बना हुआ है हमारे भारत में, लंबे समय से है। अनेक लोग पकड़े गए हैं, सजा तक हुई है। बिहार में एक रंजीत डॉन पकड़ा गया था यूपीए की सरकार में, जो पैसा लेके मेडिकल कॉलेजों में जिसको चाहता था उसको हो जाता था। आज भी फिर वहीं से निकल रहा है, उत्तर प्रदेश से निकल रहा है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल लाजमी है, कोई भी अगर नहीं उठाएगा तो विपक्ष है क्यों? और सरकार को भी उसी रूप में इसको लेना चाहिए कि सुधारात्मक कदम आप उठाइए। शिक्षा मंत्री ने बाद में कहा ही है, हालांकि आरंभ में अगर उनका स्टेटमेंट होता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। बाद में उन्होंने किया है कि हम इसके लिए कमेटी बना रहे हैं, हाई लेवल कमेटी बन गई है। कमेटी इसके रिकमेंडेशन देगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। परीक्षे रद्द करने पड़े हैं, दोबारा आयोजित हो रहा है, लेकिन दोबारा आयोजित हो रहा है तो उसमें भी वो तो होना चाहिए ना कि वो गारंटेड रूप से उसमें कदाचार नहीं हो। कम से कम पेपर लीक हो जाना ये सामान्य बात थोड़ा, ये कैसे चोर, कैसे कैसे लोग सत्ता में बैठे हुए उसमें व्यवस्था में, तो ये तो एक अलग विषय। जहां तक विपक्ष का सवाल है तो ये बात सही है कि 10 सालों बाद पहली बार लोकसभा के अंदर अंक गणित बदला हुआ है। अब उस ढंग की स्थिति नहीं है कि पूरे के पूरा अंक गणित जो है सत्ता के पक्ष में झुका हुआ हो। वो था क्योंकि कोई विरोध भी करे तो सत्ता पक्ष जो चाहता है वो पारित कराएगा, उसको साथ देने वाली पार्टियां भी थी। अब इस समय और भारतीय जनता पार्टी में की एक समस्या होती है कि भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी की पार्टी है
उसके साथ सत्ता में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, सत्ता का लाभ भी उठाते हैं, उसका लाभ भी उठाते हैं, लेकिन ये जो बीमारी है अपने को कि उसको सही और गलत के बजाय कि बीजेपी के किसी एजेंडे का हम समर्थन करेंगे तो हमको शायद सेकुलरिज्म खेमे से हम बाहर आ जाएंगे, उस कारण उनके सहयोगी साथ में रहते हुए भी उन मुद्दों पर उस ढंग से आक्रामक नहीं होते हैं जिस पर विपक्ष जो है उनको हमला करता है। तो ये पहले भी देखा गया है। तो वो जो मजा करने की बात कर रहे हैं कि विपक्ष की इस समय रणनीति क्या है, साफ दिख रहा है पहले से। पहली रणनीति ये है कि एक वातावरण बनाए रखो कि ये सरकार कमजोर है, ये कभी भी जा सकती है, ये पूरा उसका एक वातावरण बनाए रखो, इसको संसद में भी प्रस्फुटित करेंगे। दूसरा है कि ऐसे मुद्दे लाओ जिससे जो गठबंधन है उनमें किसी ढंग से फूट पड़े तो टूटे तो ना टूटे, लेकिन ऐसे इशू उठाओ जिसमें बीजेपी बोलने के लिए अलग हो और विपक्ष अलग हो। तो उसमें बता ही रहे हैं कि भैया टीडीपी का 4% आरक्षण पर है कि नहीं। पहले हम लोग जब बीजेपी जब अपने एजेंडे पर ज्यादा काम नहीं करती थी तो विपक्ष पूछता था 370 कब हटा रहे हैं, आप राम मंदिर कब बनवा रहे हैं, पूछा जाएगा कॉमन सिविल कोड कब कर रहे हैं। तो एक दूसरे तीसरी रणनीति उनकी ये हो रही है इस समय कि एक पूरे देश में और दुनिया भर में एक वातावरण बनाना है कि ये जो सरकार है दरअसल ये सरकार उस रूप में नहीं बनी है जिसको कि हम मान लें कि वाकई इनको बहुमत मिला है। इसलिए वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो हारी हुई है, तो संसद में भी ये प्रतिद्वंदी सनेंगे कि आपको अगर सीटें घटा दिया तो आप हारी हुई हैं। तो इस तरह से आपको दिखा जाएगा कि अब राहुल गांधी का इंटरेस्ट किसमें आता है। वो तो एक पत्रकार से पूछते हुए, अगर कोई पत्रकार अच्छा भी पत्रकार पूछ देता है तो बोलते हैं कि ये तो बीजेपी का क्वेश्चन है, आप तो बीजेपी का प्रश्न उठा रहे हो, पत्रकार को रिएक्ट करना पड़ता है कि आपको पसंद ना आए इससे हम क्वेश्चन ना पूछे। अगर कोई पत्रकार पूछता है तो बाएं से कहते एक आदमी इधर से उठ रहे हो, तुमने फिर वो सवाल किया है, सब बीजेपी का बैच लगा लो। और मंच पर खड़ा होकर कहते हैं कि एक जो है एक चमची ने ये सवाल किया है। इतना बड़ा नेता अगर इस ढंग से बोलने से अगर उनको मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, तो उनके इंटरेस्ट के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि शक्तिशाली विपक्ष है इस समय। सरकार को और विपक्ष को देश के मुद्दों पर जरूर एक होना चाहिए, बाकी उनको जो राजनीति करना है वो गहरे वो सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन मुझे अभी इस समय नहीं लगता है कि किसी भी रणनीति से इस समय एनडीए में फूट डाला जा सकता है, वो सिचुएशन नहीं है। नहीं, फूट डालना तो चलिए एक पॉलिटिकल बयान है, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी और रामकृपाल सर लगातार इस तरह के बयान हो रहे हैं, लेकिन संसद में खास करके जिस तरीके से अवधेश जी ने नंबरों की बात की, नंबरों के हिसाब से, अंगणित के हिसाब से देखें तो वो इकबाल बीजेपी का, मैं प्रधानमंत्री का या सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी एज अ पार्टी बात कर रहा हूँ, 240 नंबर पर आने के बाद वो इकबाल संसद में थोड़ा बदलता हुआ, खत्म होता हुआ या कम होता हुआ दिख रहा है, जिसका फायदा विपक्ष को मिलेगा। और विपक्ष अभी तक की जो रणनीति दिख रही है कम से कम पूरा तैयार है, लामबंद दिखाई दे रहा है। देखिए, मुझे मैं किसी भी चीज़ को सिर्फ उस समय के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखता हूँ, एक बड़े हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। ईमानदारी की बात, जब से मैंने होश संभाला, जब से पढ़ना लिखना शुरू किया या अखबार पढ़ना शुरू किया, तब से मैं दो चीज़ें, मुझे जैसे होता है ना कि कोई भी अगर एक हेडिंग बार बार रिपीट होती है, सारे अखबारों में आती है, अगर वो दो चीज़ें दिमाग में, तो एक तो मुझे आज भी याद है कि मैं जब पढ़ता था और जब नौकरी करने पहुंचा टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स में, तब तक एक हेडिंग आती थी, लोकसभा में अभूतपूर्व हंगामा। तो मैं बार बार ये सोचता था कि ये अभूतपूर्व हर बार कब तक चलेगा, और एक लोकतंत्र की हत्या, ये दो चीज़ें मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, आज तक चल रही हैं। तो ये मान के चलिए कि लोकसभा में हंगामा और लोकतंत्र की हत्या, इस तरह के शब्द आपको सुनाई पड़ते रहेंगे। और जो बीजेपी का 10 साल का ये जो समय रहा है वो अपवाद था। 1990 से देख लीजिए, 92 से 2014 तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं रही है जिस पार्टी का 200-250 का पास बहुमत रहा हो, कभी नहीं रही है। तो लंबे दौर तक इस देश ने इस तरह की चीज़ें देखी हैं। जब कांग्रेस केवल 2009 को छोड़ करके, जब 206 या 205 आई थी, 200 की संख्या 1992 से लेकर के आज तक कभी पार नहीं पहुंच पाई। तो मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ा अगर बीजेपी के लिए संकट है तो देखिए, तीसरी बार विपक्ष आज भी विपक्ष में ही है, उसके लिए एक बड़ा संकट है। क्योंकि आपको 250, कोई ऐसी पार्टी हो जो बीजेपी का 240 का लक्ष्य भी पूरा कर सके।
देखिए मिल करके जुल करके, तो आज तो जो बीजेपी को आपको दिखाई पड़ रहा है कि भाई 240 की पार्टी अगर सत्ता नहीं दे सकती, नहीं रह सकती, तो कल्पना कीजिए 240 अगर विपक्ष में बैठेगा तो कौन सी पार्टी है। आज तो उसके बाद तो 99 की संख्या वाली पार्टी है। अगर 240 की पार्टी स्थायित्व नहीं दे सकती तो 99 वाली पार्टी कितना अस्तित्व दे पाएगी। अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो 99 की पार्टी कभी भी इस देश में 5 साल चली ही नहीं है। कोई गठबंधन नहीं चला है 5 इयर्स। 5 इयर्स तभी चला है 143 या 44 जब 2004 में कांग्रेस को मिला था, वो 5 साल चला। यानी फिर मैं उसी बात पर आता हूँ, अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस का था या भारतीय जनता पार्टी का था तभी 5 साल सरकार चल पाई है। ये है। तो देखिए कोई भी चीज़ जब आप कुछ करते हैं तो आपके सामने ये भी सोचना चाहिए कि अगर मैं अपने लक्ष्य में कामयाब हो गया तो विकल्प क्या है। विकल्प कोई होगा ना। तो मैं आज की तारीख में कहता हूँ कि मोदी जी का प्रधानमंत्री बने रहना इस देश की सिर्फ चॉइस नहीं है, वो एक कंपल्सन भी है। और जब तक उस अनिवार्यता का कोई विकल्प नहीं खड़ा होगा, चाहे जितनी टूटी फूटी रहे, कल को क्या जानते हैं आप, खाली जेडीयू और टीडीपी ही इनके हैं। एक ज़माने में डीएमके के साथ भी सरकार चला चुके हैं और 2004 में जो इनकी सरकार नहीं बनी, सबसे उसका कारण था कि डीएमके के साथ जो इन्होंने रिश्ता तोड़ा, वरना 143 की सरकार कभी नहीं बन पाती। तो मेरा केवल ये कहना है कि हमेशा एक चीज़ देखनी चाहिए, इतना आसान नहीं है सरकारों को गिरा देना, क्योंकि सरकार तो कोई न कोई रहेगी। आप किसी सरकार को गिराएंगे तो विकल्प क्या बनाएंगे। अभी मुझे लगता है कि अभी हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जो बीजेपी ने 10 वर्ष ये अपवाद दिया कि यानी इतनी बड़ी संख्या में कोई एक पार्टी सिंगल मेजॉरिटी 272 पहुंच जाए, ये अगर हो पाता है, और मैं फिर आज की तारीख में कह रहा हूँ सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, या तो कांग्रेस है या तो बीजेपी है, तीसरी कोई पार्टी नहीं है जो 3 फिगर में कहीं भी हो। 2 राज्यों में अगर आप पार्टी भी है तो आप देखिए कितना है टोटल संख्या। यानी कुल मिलाकर के मैं फिर उसी बात कहता हूँ कि बीजेपी का अगर कोई राष्ट्रीय विकल्प है तो कांग्रेस है, और कांग्रेस को 99 से 240 पहुँचने की चिंता करनी चाहिए, बल्कि 272 पहुंचने का उसको लक्ष्य बनाना चाहिए, 240 नहीं, क्योंकि बीजेपी वो लक्ष्य, वो लकीर खींच चुकी है। और इस देश में स्थायित्व तो हम ये मानते हैं कि प्रचंड बहुमत हमेशा खराब होता है लोकतंत्र के लिए, मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ। बहुमत काम चलाऊ हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा ही है कि बहुमत का शासन और विपक्ष का आदर। ये तभी होता है जब आप किसी को भी प्रचंड नहीं होने लगे। आप चलिए, राष्ट्रहित पर लोग एक होते हैं, और राष्ट्रहित पर अगर मान लीजिए पेटी पॉलिटिक्स के लिए बहुत कम समय रहता है उसमें, और अगर जैसा मैंने कहा कि आप गिराने को कभी भी गिरा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो फिर मजबूरी में विकल्प वही रहेगा, चाहे वो कितना भी लूजा लंगड़ा हो, चलेगा वही। यह बात आप कह रहे हैं विनोद सर, बड़ा अहम है समझना, क्योंकि देखिए कांग्रेस के पास अभी 10 साल के बाद हम देखें लीडर ऑफ अपोजिशन का मामला हो, तमाम चीज़ें हो, एक बड़ा मौका है। और राहुल गांधी बार बार अपनी कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो उनके अंदर जोश नज़र आ रहा है या जो एक वो इंसाइट देने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। जाहिर सी बात है बीजेपी के नेता भी या बीजेपी भी इसको लेकर अपनी रणनीति बना रही होगी, लेकिन कांग्रेस आगे की रणनीति को किस तरीके से बढ़ाएगी, क्योंकि मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन अब उतनी ही मजबूती दिखानी पड़ेगी। जैसे हमने पिछले सरकारों में देखा कि सदन से वॉकआउट हो जा रहा है, बार बार सदन खाली हो जा रहा है, एक तरफा हो जा रहा है, मामला भाषण हो रहा है एक साइड से, वो स्थिति रहेगी या इस बार वाकई काउंटर होगा सामने से? बिल्कुल। यहाँ तो सबसे अच्छी बात ये है, मुझे लग रही है कि हमारे खबरों के खिलाड़ी के मंच पे भी एक आम सहमति सी बनती मुझे दिख रही है आमतौर पर। जैसे मैं स्वयं अवधेश जी ने जो बात कही या रामगोपाल जी ने बात कही, मैं कमोवेश उनकी सारी बातों में सहमत हूँ कि बिल्कुल, इसलिए बहुत दोहराने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। मैं उसमें कुछ और जोड़ना ही चाहूँगा। देखिए, ये जो रामगोपाल जी ने आखिर में जो बात कही, मैं बिल्कुल समर्थक हूँ। प्रचंड शब्द अपने आप में बड़ा खतरनाक होता है, प्रचंड ही। और प्रचंड जब कोई चीज़ हो जाती है तो वो फिर मतलब वो उसकी मनमानी मनमर्जी जो है उसको रोकना मुश्किल होता है। चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, कोई भी हो, किसी पर लागू होता है।
कांग्रेस भी जब प्रचंड बहुमत से आती थी तो उसकी मनमानियाँ हमने देखी हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई तो कई चीज़ें ऐसी हुई जो लोग को पसंद नहीं थी, लेकिन हुई। इसलिए जनता ने जो फैसला दिया वो इसीलिए दिया कि भाई आप सरकार बनाइए, लेकिन विपक्ष भी ताकतवर होगा और आप जो लोकतंत्र की मर्यादा और उदारता है उसके तहत चलिए। इसीलिए देखिए फ़र्क आप देखिए, जैसे ही सरकार बनी, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बने, बनते ही वो किससे मिलने गए? मल्लिकार्जुन खड़गे से। 2014 और 2019 में ये स्थिति देखने को नहीं मिली थी। और 2019 के दौर में तो जो संसदीय कार्य मंत्री थे प्रहलाद जोशी साहब, तो लगता है जैसे मतलब कसम खा के आए कि उन्हें विपक्ष को अपमानित करने करना है। वो जिस तरह हाउस में बोलते थे, तो जबकि संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि एक बढ़िया समावेश सामंजस्य बना रहे, सब समन्वय बना करके सरकार को भी तमाम उसकी फंक्शनिंग जो है उसको स्मूथली निकाल ले और विपक्ष को भी थोड़ा मौका देता रहे कि भाई ठीक। ये होता है। हम लोगों ने जब से मैं पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, रामपाल जी मुझे भेजते थे पार्लियामेंट वगैरह, तो हमारे संपादक थे और भी, तो हम लोग देखते थे कि कैसे पुराने जो संसदीय कार्य मंत्री थे, चाहे वो कांग्रेस के ज़माने के हों या बीजेपी के ज़माने के हों, वो लोग किस तरह रीच आउट करते थे। वो मीडिया को भी रीच आउट करते थे, वो अपोजिशन को भी रीच आउट करते थे। और सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताऊँ, जब अटल जी की सरकार बनी और मदन लाल खुराना बने संसदीय कार्य मंत्री, तो अटल जी ने मदन लाल खुराना को गुलाम नबी आज़ाद के पास भेजा। और गुलाम नबी आज़ाद नरसिम्हा राव की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री थे, और कहा कि इनसे जाके गुलाम नबी साहब से जाके पूछिए और समझिए कि सदन कैसे चलाया जाता है। और गुलाम नबी ने और खुराना जी की बात हुई और गुलाम नबी ने उनको बहुत सारी चीज़ें समझाई। ये बात गुलाम नबी आज़ाद ने खुद एक सभा में कही, जिसमें सारे भाजपा के नेता, जब अटल जी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी उस सभा में, और हम लोगों को तो मालूम ही था। तो वो जो एक रिश्ता होता था, वो बीच में पिछले 10 साल में काफ़ी उसमें खराब रुकावट आई। और एक तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष, जो अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि विपक्ष जो है प्रतिपक्ष होता है, तो प्रतिपक्ष न रह करके वो विरोधी और शत्रुता जैसी स्थिति हो गई। मतलब जिस तरह विपक्ष भी एकदम एक तरफा तरीके से सरकार पर हमलावर था, और सरकार भी जिस तरह विपक्ष के साथ व्यवहार कर रही थी कि 150 सांसद सदन से सस्पेंड कर दिए जाने का, ये सब सारी चीज़ें जो है देखने को आई। मुझे लगता है अब शायद वो न होगी, उससे बेहतर एक समन्वय बनेगा, तालमेल बनेगा, और उस तालमेल के साथ जनहित के मुद्दे, चाहे नीट का मुद्दा हो चाहे दूसरे मुद्दे हो, वो सदन में पुरजोर तरीके से उठाए जाएंगे। सरकार उनका संज्ञान लेगी, उन पर कुछ कार्यवाही करेगी, और उस कार्यवाहियों से विपक्ष को, देश को संतुष्ट करेगी। ये एक वातावरण बनेगा, और इससे ये देश के हित में एक बेहतर स्थिति होगी, मुझे लगता है। नहीं, ऐसी स्थिति होनी चाहिए, हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से आप सब लोग अपनी बात कर रहे हैं, राकेश सर, सबकी बात आप सुन रहे हैं। इसी में एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि अब जो सदन का अंगणित है उसके हिसाब से बार बार बात हो रही है। दूसरा ये कि पहले जिस तरीके के हम फैसले देखते थे कि फैसले खटाक से सामने आ जाते थे, अब कम से कम वो खटाखट फैसलों की जगह उनको मैनेज करना पड़ेगा आपस में, एनडीए में तो कम से कम करना पड़ेगा। और शायद विपक्ष को यही लगता है कि ये उनके लिए एक जो है ट्रम्प कार्ड जैसा है कि इस मुद्दे को उठाकर वो तमाम मुश्किलें बढ़ा सकेंगे। तो वो स्थिति अभी कहीं नज़र आ रही है, या मैनेज्ड है, मैनेज कर ले जाएंगे, एक सहमति सी बनी हुई है। बहुत सारी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी चुनाव प्रचार के दौरान कही कि बहुत कुछ होना है। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सदन के अंदर मेरा अपना मत है, तो वहाँ आपको 3 धड़ा दिखाई देगा, सत्ता पक्ष का 1 और विपक्ष का 2। हम अभी समूचे विपक्ष को एक साथ देख रहे हैं। समूचा विपक्ष एक साथ कभी नहीं हो सकता। तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, ये ऐसे दल हैं जो कांग्रेस के साथ चलने में जिनको तकलीफ महसूस होती है, इसलिए एक अपना धड़ा बना के वो चलेंगे। तो जो एक संयुक्त विपक्ष की हम बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष में जो 2 प्रमुख दल हैं, जेडीयू और बीजेडी, टीडीपी, वो दोनों फिलहाल एनडीए को छोड़ के जाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जो है सत्ता पक्ष के सामने तो है, विपक्ष के सामने जो चुनौती है वो है आपसी एका की। अब जैसे आम आदमी पार्टी और अपने आप को खुद को अलग थलग करके चलने की कोशिश कर रही है। उसने कई संकेत भी दिए हैं। केजरीवाल जी ने तो मतदान के बाद ही ये कह दिया था कि ये अल्पकालिक गठबंधन है, दीर्घकालिक नहीं। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस के साथ हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम संयुक्त विपक्ष की जो संकल्पना लेके चल रहे हैं, तो पहले तो विपक्ष के सामने चुनौती है कि विपक्ष को एका करके चलना होगा, और जब वो एका करके चलेंगे तब सत्ता पक्ष पे नकेल डाला जा सकता है। मैं नकेल की बात कर रहा हूँ, तब उस सत्ता पक्ष पे आप नकेल डाल पाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर अभी तक जो, जैसे विनोद जी वगैरह सब सीनियर हैं, मैंने जो कवर किया है, पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर मैनेजमेंट जो होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
और उसमें होता ये है कि कब किसको कहाँ ज़रूरत है, उसमें एक बड़ा अच्छा रास्ता होता है कि हम ना तो विपक्ष का भी साथ जाएंगे ना सत्ता पक्ष के जाएंगे, और उसके लिए बहिर्गमन का रास्ता सबसे उपयुक्त होता है। उसमें कोई भी राजनीतिक दल अपना बीच का रास्ता निकाल के चला जाता है और सत्ता पक्ष को फायदा देता है। इसके लिए कई उदाहरण हैं, बीजेडी कई बार ऐसा कर चुकी है। हाँ, तो मेरा मानना ये है कि सदन को लेकर जो उत्साह विपक्ष में दिखाई दे रहा है, वो उत्साह तब कायम रहेगा जब विपक्ष जो दो धड़े दिखाई दे रहे हैं उसमें एकाकार होगा। और रही बात सत्ता पक्ष की, तो ये हमेशा से सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी रही कि विपक्ष को साथ में लेके चले, खासकर जनहित के मुद्दों पर, और मनमानी ना करे। 10 साल की जो बात हो रही उसको यदि हम विसार दें और आगे की सुधले में चलें, तो मुझे लगता है कि जो 24 से 29 होगा उसमें सत्ता पक्ष भी बहुत फूक फूक के कदम रखेगा। ये हम बात आप कह रहे हैं, 24 से 29 में सत्ता पक्ष भी बहुत फूक फूक के कदम रखेगा। समीर सर, फूक फूक कर कदम रखेगा सत्ता पक्ष, जिस तरीके से राकेश सर कह रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियां तो अब बीजेपी के सामने भी है ना, वो चाहे अपने फैसले लेने को या चाहे आगे की रणनीतियां बनाने को, तो किस तरीके से? देखिए, मुझे लग रहा है कि वो कहावत है ना, वो कहते हैं अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तो मुझे लग रहा है वो सत्ता पक्ष पे अब लागू हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कि जिस तरीके से 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई है, 2014 से लेके 2019 तक, और 2019 से लेके अब तक जो सरकार चलाई थी, जो मतलब एकाधिकार की सरकार थी, जिसमें भले ये कहा जाए कि भाई एनडीए के लोगों को मंत्री बनाया, लेकिन एक देखा जाता है कि एहसान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मोदी की गारंटी थी, मोदी की सरकार थी, सब कुछ मोदी का था, भारतीय जनता पार्टी का था, उसमें एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। एनडीए वाले मंत्री बनना चाहे तो ठीक है, ना बने तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब पहली बार जब एनडीए की जब बैठक हुई तो लगा कि 10 साल बाद गठबंधन की सरकार केंद्र में बनी है, और प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन रहा है वो भी बार बार एनडीए का रहा, तो ये बताने के लिए काफ़ी था कि इस बार वो मान के चल रहे कि मुझे एनडीए की सरकार चलानी है। और जिस तरीके से एक पार्टी के इकलौते सांसद और कैबिनेट का मंत्री का पद का दर्जा दिया गया कैबिनेट का, ये बता रहा था कि अब सबको साथ लेके चलना सरकार की मजबूरी हो गई है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 37 सीटें जीतते और भारतीय जनता पार्टी 33 पर टिक जाती है, बंगाल में ममता बनर्जी 29 सीटें जीत जाती है, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस 13 जीत जाती है, और उद्धव ठाकरे पहली बार बनी हुई पार्टी, पहले नए सिंबल के साथ भारतीय जनता पार्टी जितनी 9 सीटें जीत जाते हैं, तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश दिया है देश की जनता ने। ठीक है, 240 भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली है, बहुमत मिल गया है, बहुमत प्रूव कर देंगी, 5 साल सरकार को तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जनता ने बता दिया है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। मतलब आप टेक इट फॉर ग्रांटेड जनता को ले नहीं सकते हमेशा के लिए, कि आप जो बोलेंगे जनता उसी दिशा के अंदर चलेगी। और देश के अंदर जो मतदाता था वो एक ही टकसाल में ढला हुआ सिक्का नहीं होता कि आप उसको जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर लो, वो समय समय पर अपने हिसाब से निर्णय लेते रहते हैं, और उन्हें देश की जनता ने बता दिया। तो मुझे लग रहा है कि अब सरकार को ज़मीन पर पैर रख के काम करना होगा, सरकार को समझना होगा कि विपक्ष बहुत मजबूत है। आज कांग्रेस 100 सांसद हो गए, 99 तो जीते थे, एक निर्दलीय कांग्रेस जो महाराष्ट्र सांगली से जीता था उसने भी समर्थन दे दिया है, तो कांग्रेस के 100 सांसद हो गए हैं। 234 का अगर विपक्ष आपके सामने है, सरकार के सामने, तो उसको आप बहुत आसानी से खारिज नहीं कर सकते। अखिलेश यादव अब सांसद के अंदर दहाड़ेंगे, क्योंकि अब उनके मत है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी में ही हूँ, 37 सांसदों का उनके पास समर्थन है। ममता बनर्जी आज बड़ी ताकत के साथ है। कांग्रेस खुद, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 50 सीटें भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, आज उसके बाद विपक्ष के नेता का पद आ गया है, उसके बाद आज 100 सांसद की ताकत है। तो 234 सांसदों की सामूहिक शक्ति सरकार के सामने रहेगी इस बार, और सरकार को इस बात का एहसास भी है कि हमारे सामने विपक्ष मजबूत है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार का कामकाज आज उसी हिसाब से रहेगा जिस तरीके से भी सर ने बताया कि भाई किरण रिजिजू मिलने चले गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो ये बताने की कोशिश है कि सरकार टकराव से बचने की कोशिश करेगी, क्योंकि सरकार को लगेगा कि अब संसद चलने देना है, पार्लियामेंट को चलने देना है, काम करना है, तो विपक्ष को स्पेस दे के चलना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है इस बार मतलब पार्लियामेंट के अंदर मतलब ये बहुत उधम होगा, जो कहते हैं कि वाद विवाद होगा, पार्लियामेंट चलेगी नहीं, ये बात भी सही है, क्योंकि अब विपक्ष के पास ताकत है। सरकार को वो अभी पहले सत्र में घेरेगी। अब नीट के एग्जाम का मामला है, रेलवे एक्सीडेंट का मामला है, बाकी दूसरे मामले जिस तरीके से है, तो विपक्ष इस बार सदन के अंदर ताकत से रहेगा। सरकार के पास बहुमत है, सरकार के पास ताकत की कमी नहीं है, सरकार जो अपने बिल चाहेगी वो पास करा लेगी, लेकिन विपक्ष की ताकत को देखते सरकार को भी अपनी ताकत का अंदाज है कि हम विपक्ष के सामने थोड़े कमजोर हुए हैं। सत्ता में जरूर है, लेकिन अब उस बहुमत के साथ नहीं है जो 2 चुनाव से था। तो मुझे लग रहा है कि इस बार विपक्ष की बात भी थोड़ी सुनी जाएगी, और विपक्ष को इतना आसानी से खारिज करना सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा, जिस तरीके से इस बार विपक्ष आया है। ये हम बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, और यही गणित है। सर, राहुल गांधी का जो वाक्य है कि अब मजा आएगा संसद में,
देखिए मजा तब आएगा जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता का पद स्वीकार करेंगे, हाँ, बनेंगे। यही मेरा सवाल भी था, क्योंकि विपक्ष को लेकर हम लोग इतना चर्चा कर रहे हैं, मजा आएगा, तब मजा उनको भी आएगा, अगर वो खुद वहां खड़े होंगे तो शायद ज्यादा मजा आएगा। रामकृपाल सर, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, कैसे होगा, इसको लेकर के भी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, कयासबाजी तो खूब हो रही है, लेकिन जो बात विनोद सर ने अभी कही कि राहुल गांधी खुद वो पद संभालते हैं, तो क्या तस्वीर अलग होगी, और शायद कांग्रेस का मनोबल भी अभी जितना बढ़ा हुआ है और शायद आगे जाए, जिस 240 272 सोचने की आप बात कर रहे थे। देखिए, जिम्मेदारी चाहे सत्ता पक्ष में किसी पद की हो या विपक्ष में किसी पद की, विपक्ष का नेता को भी लोग प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट मानते हैं ये देश। तो राहुल जी अगर उस पद पर जाते हैं, जैसा मैंने शायद पिछली बार आपके यहाँ कहा था, विपक्ष का नेता बनने की अनिवार्य शर्तें ये हैं कि आप भी बहुत गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी को समझिए, और विपक्ष को ये होता है वो लीड करता है, तो आपको एक अनुशासन में बंध करके रहना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी है। जो फ्री अभी राहुल गांधी जैसे एक स्वतंत्र महसूस करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये उन पर है कि क्या वो उस जिम्मेदारी को, क्योंकि वो जिम्मेदारी बहुत गंभीरता और बहुत अध्ययन की मांग करती है। किसी विषय पर अगर आप बोलने जाएंगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ करके, बहुत कुछ समझ करके जाएंगे, किसी की टिप्पणी करने से नहीं काम चलेगा, सवाल जवाब होता है। तो मेरा ये कहना है कि ये उनका है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। जो राहुल गांधी जी की जिस तरह की प्रकृति हो, जिस तरह के चैलेंज हैं, देखिए इस समय डी फैक्टो राहुल गांधी ही कांग्रेस के सर्वेसर्वा हैं। अब जहां कांग्रेस पहुंची है और जहां जो चुनौतियां आपके सामने हैं 5 साल बाद की इस देश में, वो बड़ी गंभीर चुनौतियां हैं। बीजेपी के सामने वो चुनौतियां नहीं हैं। पहली बात मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं, कांग्रेस अगर कभी भी 150 या इससे ऊपर जाना चाहती है तो एक बात तय जान लीजिए, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 210 सीटें होती हैं। इन 210 सीटों में 50% जब तक आप लड़ाई नहीं पर लड़ेंगे तब तक आप 200 के आसपास या 150 या 182 नहीं पहुंचेंगे। तो सवाल इस बात का, और ये चारों स्टेट ऐसे हैं जब इनमें चुनाव होंगे विधानसभाओं के, तब असली परीक्षा की घड़ी होगी कि दोस्ती कितनी पक्की है किससे। तो मैं चाहता हूँ राहुल जी को भी बहुत सारा संगठन के काम में उनको जुटना है, न कि सदन में बैठ करके वो मेरे हिसाब से। अब ये उनका मामला है, कांग्रेस पार्टी है अंदरूनी, वो क्या वो तय करते हैं। इसलिए एक सिंबॉलिक रूप से कि राहुल गांधी जी सदन में ही बोले तभी लोग सुन पाएंगे, ये राहुल पर है, कितना वो अध्ययन करते हैं, कितने गंभीरता से लेते हैं। इतने तरह के विषय होंगे, इतने तरह के बिल आएंगे जिन पर आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, और आपको अपना स्टैंड नहीं है, आपको पूरे विपक्ष का नेता के रूप में आप करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में नहीं। तो मैं इस पर और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं केवल एक वाक्य कहूँगा कि जितनी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री या कैबिनेट की होती है उससे कम जिम्मेदारी विपक्ष के नेता की नहीं होती है। तो अगर वो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है कांग्रेस या कांग्रेस के राहुल गांधी, बहुत अच्छा है। यह बात अगर कांग्रेस राहुल गांधी की जिम्मेदारी लेते हैं तो। अवधेश सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी अब चर्चा हो रही है। देखिए, चुनाव हुआ, नतीजे आए, सरकार बन गई, बीजेपी अब तमाम जगहों पर मंथन भी कर रही है, लेकिन इस मंथन के बीच बनारस पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर किसानों के बीच जिस तरह का भाषण होता है, जम्मू कश्मीर में चुनाव की चर्चा छोड़ देते हैं, एक बार फिर बीजेपी इलेक्शन मोड में वापस आ गई और विपक्ष अभी जीत के जश्न मनाने में लगा हुआ, ऐसा भी है क्या? देखिए, पहले हमारे साथी सब देश का भला चाहते हैं, सब लोग बड़े पत्रकार हैं, तो बहुत ही समन्वयवादी बातें हुई है। इस समय का भारत राजनीति में समन्वय का भारत नहीं है। इस समय का भारत राजनीति में एक दूसरे के साथ मिलके और देश के लिए काम करे, वो देश इस समय नहीं है। वो हमने पिछले 2019 के बाद जो संसद में हमने देखा है कि इतना बहुमत होते हुए जिस ढंग से लोग तख्तियां लिए हैं और अध्यक्ष के आसन पर कागज फेंके हैं, अगर कोई क्लास में एक टीचर पर कागज फेंक दे तो उसको क्या कहा जाता था? तो उस ढंग से कागज फेंके गए हैं, आगे टेबल पर रहे हैं, और लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को, उपसभापति को क्या क्या टिप्पणियां करनी पड़ी हैं, वो सब हमने देखा है। तो आप सोचते हैं कि बढ़ी हुई ताकत का इस्तेमाल कोई पॉजिटिव काम के लिए होगा इस समय के वातावरण में? ये मेरा जो अनुभव है स्वीकार नहीं करता है।
राकेश जी ने कहा कि फूंक फूंक कर जो है कदम उठाएगी। भाई सरकार के सामने तो विपक्ष की रणनीति के हिसाब से चलने की स्थिति आती है। इनको जब बिल पास कराना है, इनको संसद चलाना है, उसके लिए ये कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले का क्या है? देखिए इस समय भारत की पॉलिटिक्स में जो विपक्ष का पॉलिटिक्स है उसका एक ही अत्यंत खतरनाक साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है कि इस देश में जिस आरएसएस को, जिस बीजेपी को, जिस नरेंद्र मोदी को हमने फासिस्ट कहा, जिसके विरुद्ध घृणा हमने की, जिसको असभ्य कहा, गंवार कहा, फंडामेंटलिस्ट कहा, वो शासन में कैसे है? ये इंटाइटलमेंट उसका नहीं है शासन में रहने का। वो जो एक मेंटलिटी है ना, वो मेंटलिटी विपक्ष के अपने लिए भी अभी समय चूंकि ज्यादा सीटें आ गई है, तो बाकी तो मैं समाजवादी पार्टी से मैं उतना नहीं भयभीत हूं। इस समय विपक्ष में 99 सीटें कांग्रेस के पास है, उसके नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी के चेहरे पर गुस्सा कितना दिखता है, माने जब भी वो बोलते हैं तो लगता है कि नरेंद्र मोदी का नाम आते ही या बीजेपी के आरएसएस का आते ही पता नहीं क्या हो जाता है उनके चेहरे का। देखिए जरा आप 8-10 विजुअल जरा चलाइए, इस पर क्या दिखता है। इतने बड़े नेता को सबसे पहले तो सामने दिखना चाहिए कि भैया राजनीति में ये विरोधी है, ये दुश्मन नहीं है। तो जब एक दुश्मन की का भाव हो जाता है, जब आप किसी को सहन नहीं करते हैं तो फिर उसमें नहीं रहता है। इस समय एक ही है कि जितना हम यहाँ हंगामा करेंगे, जितना सरकार को काम करने से रोकेंगे, जितना सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, हमारा जनता के बीच उतना बढ़ेगा। सोशल मीडिया की टीम है ही है इस समय करने वाली। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस समय जो राहुल गांधी जी मजा आएगा कह रहे हैं, वो मजा उनका यही हो सकता है, होगा और वो चलेगा अभी। अब इसमें सरकार के सामने है कि कैसे ये काम कर पाती है। नरेंद्र मोदी जब से देखिए चुनाव परिणाम के बाद से एनडीए की पहली मीटिंग हुई, उसके बाद से अभी तक यही दिख रहा है कि जैसे वो 10 साल से काम कर रहे थे uसी तरह से वो अपना काम कर रहे हैं आगे जाकर के। अभी तक उन्होंने उसमें कोई परिवर्तन का नहीं दिखाया है। चाहे हाँ ये अपने भाषण में बहुमत न मिलने के बारे में जरूर बात कर रहे हैं कि देश जो है हाई एस्पिरेशनल का देश हो गया है, सरकार से एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं, करने का कोशिश कर रहे हैं। तो वो उनका चल रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। तो विपक्ष की इस समय की जो रणनीति है, मेरे हिसाब से वो संसद चलने देने की स्थिति नहीं है। वो भले शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद से विपक्ष वो सारे मुद्दे उठाएगा संसद में, जो संसद में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, और आपको वो सारे दृश्य दिखने पड़ेंगे। क्योंकि कोशिश यही होती है, ये तो बहुत चीजें कहते हैं, लेकिन देखिए जो मार्क्सिज्म है ना, कम्युनिज्म, उसमें भले ही वो मार्क्स ने उस रूप में नहीं लिखा है, लेकिन सत्ता में आने के लिए उसकी एक थ्योरी होती है कि आप देश में किसी तरह एनार्किज्म का एक माहौल बनाओ, एक अस्त व्यस्त उथल पुथल का माहौल बना, उसके बाद क्रांति होगी। तो यहाँ क्रांति तो नहीं है, लेकिन राहुल जी के जो सलाहकार सब हैं वो अल्ट्रा सोशलिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, यहाँ से लेके विदेश भर में वो वही बनाते हैं। अब विपक्ष का नेता नहीं बना रहे हैं। अब ये दो लोग इसको मेरी बात वो करेंगे। 2010 में कांग्रेस में हम लोग 2010 में तो प्राइम मिनिस्टर बनने ही वाले थे, उनको कोई रोकने वाला नहीं था, वो खुदे नहीं बन रहे थे। उनको जितने लोगों ने बता दिया था कि आप बड़े नेता हो जाएंगे, कई नेता हम लोगों को मिलते थे, बताते थे कि पता नहीं क्या हो गया है, इनको तो समझ में ही नहीं आती, वो बनने वाले थे। आज भी मुझे लगता है ऐसे लोग उनको समझाने वाले हैं कि भैया आप इस पद से, पता नहीं मुझे डर लग रहा है, बन जाए तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि कांग्रेस में दूसरा कोई भी बनेगा उसकी ऑथोरिटी नहीं रहेगी। राहुल गांधी बनेंगे तभी उनकी ऑथोरिटी रहेगी, या फिर तो इसीलिए तो कौन उनको समझाने वाला है अभी जो ये अल्ट्रा सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट सब भिड़े हुए हैं। इसलिए मैं इस स्थिति में नहीं स्वीकार करने का हूं। विपक्ष की रणनीति है कि सरकार को ठीक से चलने नहीं देना है, जल्दी से जल्दी इनको गिराने की कोशिश करनी है, और उसके बाद फिर चुनाव में हम जाएंगे तो हमारी सीटें फिर बढ़ सकती है। ये विपक्ष की समय की मेंटालिटी है। हालांकि देश की ये मानसिकता है कि नहीं है, ये बताना कठिन है, क्योंकि चुनाव के परिणाम के बाद से जो जगह जगह से रिएक्शन आ रहे हैं वो इस प्रकार के रिएक्शन नहीं है जो विपक्ष दे रहा है। तो वो देखने की है, सरकार अपना काम कर रही है। उनकी रणनीति यही है नरेंद्र मोदी जी की कि हम देश को ये दिखाएं कि आपने हमको बहुमत दिया नहीं दिया, जिस जिम्मेवारी से काम हमने किया है, जिस एजेंडे से विदेश और देश की नीति अर्थनीति हमने चलाई है, हम उसी पर चल रहे हैं। अब विपक्ष हमको जो करता है वो आप देखिए, वो इस रणनीति पर इस समय चल रहा है। विनोद सर, अवधेश जी ने जो व्याख्या की है विपक्ष की मजबूती की, उससे आप सहमत हैं? कुछ बदलाव करेंगे, या राहुल गांधी जिस हेड ऑन हम देखते रहे कांग्रेस पार्टी और केंद्र के बीच में हेड ऑन संसद के भीतर, वही स्थिति होने वाली है? मुद्दे तो होने चाहिए जनता के, लेकिन यहाँ पर जिस समन्वय की हम लोग बात कर रहे थे, कड़वाहट तो पिछले 10 सालों में बहुत देखी है हमने, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। क्या होगा? समन्वय की बात तो सभी कर रहे थे, लेकिन अवधेश जी ने समन्वय की धारा को ही निपटा दिया। उन्होंने कहा कि समन्वय के लिए देश तैयार नहीं है, देश की राजनीति समन्वय वाली नहीं है इस समय।
तो अवधेश जी के सामने मैं कहाँ कुछ बोल सकता हूँ, नहीं मैं अपनी बात जरूर कहूँगा कि देखिए ऐसा है कि दो बातें। पहली बात, राहुल गांधी विपक्ष का नेता बने या ना बने, इस पर मेरे हिसाब से, मेरी राय, उनको बनना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है, बाकी उनको तय करना है। इसलिए बनना चाहिए कि विपक्ष के नेता का काम जब सदन चलता है तभी होता है, हाउस के अंदर। उसके बाद पूरे साल आप फ्री हैं, आपको हमेशा पार्लियामेंट लाइब्रेरी में नहीं बैठना है। तो बाकी संगठन का काम और काम आप बाहर रह के भी विपक्ष के नेता रहते हुए भी कर सकते हैं। नंबर एक, आखिर ये राहुल गांधी का कौन सा, शायद 2004 से पहली बार आए थे। हाँ। तो 4, 9 और 14 पाँचवा 20 साल हो गए टर्म है, 5वां टर्म है। तो संसदीय प्रक्रिया की जानकारी, उसका अनुभव, उस सिस्टम के अंदर जाना, ये भी तो एक नेता के लिए जरूरी है ना। आप अगर आपको भविष्य में आप सोच रहे हैं कि हमें देश का नेतृत्व करना है या आपकी पार्टी को करना है, जो भी आप, तो आपको सारी प्रक्रिया को अंदर से जानना पड़ेगा। आप 2012 में प्रधानमंत्री बन सकते थे, नहीं बने, ठीक है, उस समय आप अपरिपक्व थे, आपने फैसला किया कि नहीं बनना है। मुझे लगता है ठीक फैसला किया, क्योंकि उस वक्त अगर बन जाते तो शायद आपके उनसे ऐसी गलतियां हो जाती जिनकी भरपाई बहुत मुश्किल थी। दूसरा, उनको भी आटे दाल का भाव नहीं पता था तब, जो अब जो पता लगा 10 साल विपक्ष में रहने और सड़क की खाक छानने से। और तीसरा, आरोप लग जाता कि साहब मनमोहन सिंह बर्दाश्त नहीं हुए परिवार से, और देखिए राहुल गांधी को बना दिया। तो इन तीनों से कम आप बचे। सरकार, पार्टी हारी, 10 साल विपक्ष में रहना पड़ा। अब लेकिन वो समय निकल चुका है। अब उनको जिम्मेदारी का पद लेना चाहिए हाउस के अंदर। एक सक्षम नेता को उपनेता बनाएं अपने साथ, मान लीजिए गौरव गोगोई या मनीष तिवारी या शशि थरूर जैसे किसी, जिसको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की जानकारी, जो आपकी मदद करे और आपके उनकी अनुपस्थिति में पार्लियामेंट में पार्टी का नेतृत्व कर सके। और जब राहुल गांधी खुद विपक्ष के नेता बन जाएंगे, तमाम कमेटियों में होंगे, वो सदन में जब खड़े होंगे, जब बोलेंगे, तो विपक्ष को सुनना पड़ेगा, सत्ता पक्ष को सुनना पड़ेगा। और ये प्रोटोकॉल है, संसद का नियम है कि जब नेता विपक्ष खड़े होते हैं तो अध्यक्ष उनको अनुमति देते हैं बोलने की किसी भी विषय पे। और जैसा कि रामपाल जी ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर उनको नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। शैडो कैबिनेट जो बनती है पोजीशन की, उसमें शैडो प्राइम मिनिस्टर की स्थिति होती है नेता विपक्ष की। उस सुविधाएं तो छोड़ दीजिए, वो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है राहुल गांधी के लिए। और साथ ही नेता विपक्ष बनते ही आप अपने आप उनका जो कद जो है सारे विपक्षी दलों में ऊपर हो जाएगा। बाकी भले अपनी अपनी पार्टियों के नेता हों, लेकिन वो सर्वमान्य नेता विपक्ष हो जाएंगे, सदन में भी, सदन के बाहर। बहुत सारे उसके फायदे हैं। इसीलिए सोनिया गांधी 1999 में पहली बार सांसद बनी, लेकिन नेता विपक्ष बनी थी अटल जी के सामने। अटल जी, अडवाणी जी नेता विपक्ष बने थे। राजीव गांधी नेता विपक्ष बने थे जब 1989 में जब सरकार चली गई थी। तो नेता विपक्ष बन करके जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये मेरा हुआ। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से विपक्ष जो है भारी है। अभी जैसे राकेश जी ने कहा कि विपक्ष में 2 धड़े हैं। 2 धड़े हमेशा, क्या कई धड़े भी मान सकते हैं, हर दल के अपने अपने अस्तित्व है। गठबंधन तो चुनाव के लिए था, लेकिन इसके बावजूद जब सदन में कोई जनहित का मुद्दा आएगा और सरकार को घेरना होगा, तो इक्का दुक्का को छोड़ के सारा विपक्ष एकजुट रहेगा। क्योंकि अभी तृणमूल कांग्रेस से बात हो रही है, अभी ममता बनर्जी चिदम्बरम की मुलाकात हुई 2 दिन पहले, उन बहुत सारी बातें हुई। और तृणमूल कांग्रेस जिस तरह उसकी लड़ाई बीजेपी से है बंगाल में, तो उसको विपक्ष के साथ रहना ही रहना है। जगनमोहन रेड्डी की स्थिति और बीजेडी का तो लोकसभा में कोई है ही नहीं। 20 सीटें बीजेपी की हैं, 1 सीट जो है कांग्रेस की है। तो उनका लोकसभा में तो शून्य हो गए। राज्यसभा में उनके कुछ एमपी हैं, वो अपने तरीके से फैसला लेंगे। और बीजेपी के साथ बहुत गलबैयाँ डालने की वजह से ही वो उनकी हालत ये हो गई। तो वो भी उनको समझना पड़ेगा। तो क्योंकि आप जब सत्ता पक्ष के साथ ज़्यादा गलबैयाँ डालते हैं, जनता को लगता है फिर सीधे इधर ही वोट दे दो। वही हाल मायावती का हो गया। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि जो दल सत्ता पक्ष से बाहर हैं, उनमें मुद्दों के आधार पर एकजुटता रहेगी और सरकार को उस एकजुटता का सम्मान भी करना पड़ेगा और बात भी सुननी पड़ेगी। और सरकार को साथ ही साथ एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी भावना को भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये बड़ा अहम है। समीर सर, सबकी बात आप सुन रहे हैं, बड़ा अहम हो जाता है। अगर राहुल गांधी ओपोजिशन लीडर ऑफ ओपोजिशन का पद संभाल लेते हैं, तो क्या बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ जाएगी सदन के अंदर? क्योंकि तब तो बात भी सुननी पड़ेगी, वो मौके भी देने पड़ेंगे, और तब राहुल गांधी के पास भी वो मौका होगा। और शायद वो जो बार बार, क्योंकि मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि लगातार 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मज़ा आएगा जिक्र कर रहे हैं, मज़ा आएगा और इंटरेस्टिंग होगा, विपक्ष बहुत मजबूत है, वो एक अलग कॉन्फिडेंस दिख रहा है उनके अंदर। लेकिन सिर्फ 2024 में राहुल गांधी को मौका नहीं मिला है कि वो कोई जिम्मेदारी ले। 2004 में जब वो सांसद बने थे, मुझे लग रहा है तब से सरकार और संगठन में जिम्मेदारी लेने के लिए उनके पास बहुत समय था।
2004 से लेकर 2014 तक तो कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। राहुल गांधी उस समय चाहते हैं तो कोई एक मंत्री पद लेकर एक बेहतर परफॉर्म करते हैं और बताते हैं कि भाई इस मंत्रालय में मैंने इतना आमूलचूल परिवर्तन किया, इतना बेहतर प्रदर्शन किया, और जनता कहती है कि राहुल गांधी ने एक मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम किया। वो अगर चाहते तो संगठन में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। 2004 से लेकर 2014 तक, जब दिख रहा था 2000 लोकसभा चुनाव के पहले कि कांग्रेस स्थिति बहुत खराब है, मनमोहन सरकार में करप्शन के इतने आरोप लग रहे हैं, उस समय उन्होंने सरकार को संभालने के लिए, उस संगठन को धारदार बनाने के लिए कोई भूमिका नहीं निभाई कि 2014 का चुनाव लड़ना है। 2014 के बाद जब विपक्ष का नेता, भले ही कांग्रेस के पास बनने लायक सांसद नहीं आए थे, लेकिन पार्टी के नेता सदन में तो राहुल गांधी बन सकते थे ना। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी ने बनाया है, राहुल गांधी वो जिम्मेदारी ले सकते थे। 2019 के अंदर अधीर रंजन चौधरी को बना दिया, उस समय राहुल गांधी पार्टी के नेता बन सकते थे, भले विपक्ष में बनने लायक आपके पास सीटें नहीं आई थी। आप 2017 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हो, पार्टी 2019 में आती है, पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ देते हो जिम्मेदारी लेते हुए, ठीक है। लेकिन उसके बाद पार्टी को एकजुट रखने के लिए पार्टी के इतने बड़े नेता चले गए पार्टी छोड़कर, तमाम तरह की पार्टी के अंदर बगावत होती रही। उसके लिए संगठन में राहुल गांधी ने क्या भूमिका निभाई? राहुल गांधी को ये बहुत लंबा मौका मिला था अपने आप को संगठन में भी प्रूव करने का और सरकार में। मुझे लगता है राहुल गांधी वहां थोड़े चुके। मुझे लगता है कि उनको एक अपनी भूमिका आगे लेनी चाहिए थी। और जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी का संसदीय कार्य का अनुभव जो दिखता रहे पार्लियामेंट के अंदर, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अभी अपने इतने मैच्योर है कि वो विपक्ष के नेता का पद ले सके। अब विपक्ष का नेता का पद लेंगे तो लोक लेखा समिति का चेयरमैन तो विपक्ष के नेता को बनाया जाता है। भाई जो सरकार पैसा अलॉट करती है खर्चे के लिए, उसका हिसाब किताब तो विपक्ष का नेता रखता है। क्या राहुल गांधी इतने संवेदनशील और इतने अध्ययनशील रहेंगे कि वो उसका पूरा स्कैन करेंगे, सरकार को घेरेंगे, सरकार विपक्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे, सबके संग कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, सबको साथ ले पाएंगे? उसके इतना उनके अंदर पेशेंस, धैर्य है क्या कि पार्लियामेंट में सबको लेकर साथ लिख सकें, उस पर अध्ययन कर सके, बड़े विषयों पर लंबे समय तक भाषण दे सके, सरकार को पॉइंट वाइज घेर सके? इतना अनुभव राहुल गांधी के पास है क्या? राहुल गांधी के पास लंबा समय था। अभी हमने इतना राहुल गांधी का 20 साल का संसदीय कार्यकाल देखा है। क्या राहुल गांधी ने संसद में कभी बहुत ज़्यादा अध्ययन करके भाषण दिया हो, बहुत तैयारी से आके भाषण दिया हो, सरकार को चिंता रही हो कि राहुल गांधी भाषण देने खड़े होंगे तो हमारे परखच्चे उड़ा देंगे, सारा डाटा लेकर आएंगे? राहुल गांधी के पास समय है, टीम है, वो कर सकते थे। लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने इस तरीके की जिम्मेदारी लेने से बचे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी इस तरीके से जिम्मेदारी लेंगे। और देखिए परिणाम तो आके 4 जून को आ चुका है, आज 20 दिन हो चुके हैं। अभी तक तो राहुल गांधी को कह देना चाहिए था ना सार्वजनिक रूप से कि भाई मैं विपक्ष का पद लूंगा, या ये पार्टी को तय कर देना था कि राहुल गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ों को लेके। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी भी शायद इस चीज़ को लेकर तैयार नहीं होंगे कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस को सपोर्ट मिला है, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में ही देखा जाता है। जब भी प्रधानमंत्री की बात आती है तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की ही तुलना की जाती है भविष्य के रूप में राहुल गांधी। तो जब राहुल गांधी को हिंदुस्तान की जनता एक अल्टरनेटिव के रूप में अगर देखेगी कि मोदी के बाद कौन, तो विपक्ष से राहुल गांधी का नाम चलता है। तो राहुल गांधी को अब ये पद लेकर बताना चाहिए कि विपक्ष का पद बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ, 5 साल सरकार को कटघरे पे खड़ा कर सकता हूँ, विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेर सकता हूँ, तो 5 साल बाद मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक भी बन जाऊंगा। तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी के ऊपर है कि वो अपने आप को किस रूप में पेश करते हैं। यह बात है। राकेश सर, आखिरी टिप्पणी आपकी, क्योंकि देखिए लगातार सबकी बात आप भी सुन रहे हैं और आप भी समन्वय की जो हम चर्चा कर रहे थे उस पर आपकी भी एक राय थी। लेकिन आखिरी सवाल मेरा ये है कि ठीक है नंबर अभी ज़रूर बढ़ गया है, लेकिन क्या इतना बढ़ गया है कि वाकई सरकार को परेशान कर सकते हैं? आप भाषण देते रहिए, बयान देते रहिए, टूट फूट की बात करते रहिए, मुद्दे ज़रूर अहम होंगे, मुद्दे उठाएंगे, हंगामा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो जो एक जेस्चर, एक जो सिंबॉलिक इमेज बनाने की कोशिश हो रही है कि सरकार के लिए एकदम कठिन परिस्थिति हो गई, वो है? तब होगा जब आपका विपक्ष का नेता बहुत अच्छा मजबूत होगा, चमकदार चेहरा होगा। अभी तक जो मेरा आकलन है, राहुल गांधी ये जोखिम और जिम्मेदारी लेने से सदैव बचते रहे। दूसरा विषय है कि जैसा अभी विनोद जी ने कहा कि राहुल गांधी पूरे विपक्ष के चेहरा होंगे। आप याद करिए कि जब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ रही थी बंगाल में, तो ममता बनर्जी आके अध्यक्ष होते हुए भी राहुल गांधी से नहीं मिलती थी, सोनिया गांधी से मिला करती थी, यानी स्वीकार्यता की कमी। फिर अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीए के मुद्दे पे चुनाव लड़े, ना कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के मुद्दे पे। तो ये कुछ चीज़ें जो संकेत दे रही हैं, वो बता रही हैं कि यदि लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे राहुल गांधी तो वो कांग्रेस के बनेंगे। संयुक्त विपक्ष के रूप में उनकी स्वीकार्यता में अभी थोड़ा सा कमी दिखाई दे रही। फिर सदन की जहाँ तक बार बार बात आती है, तो उसके पहले मैं फिर से बोलूँगा कि विपक्ष में आपको एक संयुक्त चेहरे की आवश्यकता है। फिर
गौरव गोगोई की बात आती है, अब आप इतिहास उठा के देखिए तो आप देखेंगे कभी भी युवाओं को आगे ले जाने का मौका देने से कांग्रेस बची है, और उसी तरह से आपके लालू यादव भी बचे हैं। तो कारण ये है कि यदि किसी युवा को सामने लाया गया तो वो युवा, मुझे लगता है इनके मन में एक खटका है कि राहुल गांधी से अव्वल ना हो जाए। तो ये तमाम तरह की विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों को अध्ययन करने के बाद लगता है कि यदि राहुल गांधी एलओपी बनते हैं तो एक और बड़ा काम होगा कि अभी आप ईडी और सीबीआई पर प्रश्न उठाते हैं, फिर उनके चयन, प्रमुख के चयन में भी आपकी भूमिका रहेगी। तो मुझे लगता है जब आप रहेंगे तो ईडी सीबीआई को लेकर जो आशंका जाहिर की जा रही वो भी खत्म होगी। ये ऐसे विषय हैं, ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनको कांग्रेस को हल करना होगा, और मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये हल हो पाएंगे। जाहिर सी बात है, बहुत अहम बात है। जल्दी से सर, जल्दी से मैं आ रहा हूँ सर। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी अभी तक पद क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ये इस पर कभी विचार हुआ है? वैसे तो देखिए, जब एनडीए की पहले एक तो भाजपा संसदीय दल की मीटिंग हुई, भले नरेंद्र मोदी का नाम पहले तो हो गया, एनडीए के संसदीय दल की सॉरी मीटिंग हुई, उसमें नहीं, भाजपा की भी हुई, भाजपा की मीटिंग कहाँ हुई? भाजपा की एनडीए के साथ ही हुई। हाँ, तो एक एनडीए तो वो संसदीय दल की मीटिंग हुई, और संसदीय दल की मीटिंग थी ही नहीं। वहाँ चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, संसदीय की मीटिंग में। लेकिन मैंने एनडीए मान लीजिए, एनडीए की मीटिंग, आप संसदीय, उसमें संसद के सांसद भी थे, उनके नेता भी थे, सामान्यतः उनके नेता भी थे, वो जरा कैरेक्टर अलग था, लेकिन एक सर्वसम्मति से मोटा मोटी नरेंद्र मोदी का चुनाव हो गया। विपक्ष के नेता के चुनाव का भी तो वही तरीका है। कम से कम कांग्रेस पार्टी अपनी मीटिंग करके एक नेता के घोषणा चुन सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि इन्होंने हमको कहा है कि नहीं मानेंगे तो हमको आपके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है। तो ये पार्टी कैसे चल रही है, ये भी तो देखिए ना, कि फैसला राहुल गांधी को ही करना है। पार्टी चुन दे और नकार दे तो समझ में आती है, पार्टी चुन नहीं रही। अभी भी जो कांग्रेस, जिन कारणों से कांग्रेस इस देश में नकारी गई थी, उस कारण से कांग्रेस बाहर नहीं आ रही है। प्रियंका वाड्रा का सिलेक्शन कैसे हुआ? वो कोई पार्टी की इलेक्शन कमेटी नहीं बैठी थी, और पार्टी का आपको वर्किंग कमेटी नहीं बैठी थी, 4 लोग बैठे थे और प्रियंका को ऑर्डर हो गया कि जाके करो। ये समस्या है इस समय कांग्रेस की, कि जो खुद डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, वो उसको अपने को डेमोक्रेटाइज करना है, दूसरे से कैसे मांग करेगी संसद में कि आप डेमोक्रेटाइज होइए? ठीक है विनोद सर, आखिरी टिप्पणी आपकी। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास करके राहुल गांधी से नेता विपक्ष बनने का आग्रह किया है या प्रस्ताव पास किया है। मेरा पत्रकारी अनुभव ये कहता है कि वर्किंग कमेटी ने अगर प्रस्ताव पास किया है तो अब राहुल गांधी के सामने दुविधा है। अगर उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो उन पर ये आरोप लगेगा कि आप पार्टी से खुद को बड़ा समझते हैं। वर्किंग कमेटी सबसे शीर्ष संस्था है कांग्रेस पार्टी की, जो उसका प्रस्ताव है, उसी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपकी बात माननी होगी वरना मैं कार्रवाई करने का अधिकार है मुझे। और राहुल गांधी ने बाद में कहा भी, इन्होंने मुझे धमकी दी है। और वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव, जो पार्टियों की पद्धतियाँ होती हैं ना, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब एक बार तय हो जाता है कि ये होना है तभी प्रस्ताव आता है, समझे। वो चीज़ें, पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी है, वहाँ भी प्रस्ताव तभी आता है जब तय हो जाता है किसको क्या करना है। यही वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव अगर आया है तो कहीं ना कहीं ये सहमति बन चुकी है कि राहुल गांधी बनेंगे, वरना प्रस्ताव नहीं आता, नंबर 1। दूसरी बात, जो प्रियंका गांधी कैंडिडेचर का मामला उठाया, बड़ा सही नहीं, वो उस पर कांग्रेस पार्टी के संविधान में कांग्रेस अध्यक्ष को ये अधिकार है कि वो कोई भी फैसला कभी भी ले सकते हैं, यहाँ तक वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन को भी उलट सकते हैं। ये एब्सोल्यूट पावर है कांग्रेस प्रेसिडेंट को। तो अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका गांधी का नाम अनाउंस किया है तो वो उनका अधिकार है। इलेक्शन कमेटी किसी एक बाई इलेक्शन कमेटी कभी नहीं बैठती है। हमेशा जो है, आप प्रेस नोट आते हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड दिस नेम फॉर दिस इज। अभी तमाम सारे बाई इलेक्शन से कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, कोई सीईसी नहीं बैठी, सीधे कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से प्रेस रिलीज केसी वेणुगोपाल की ये प्रक्रिया है। बीजेपी में भी कोई रोज पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं, इलेक्शन संसदीय बोर्ड बैठता है बाई इलेक्शन। अभी नड्डा जी के दस्तखत से उनके चिट्ठी आ रही है कि वो हो गया। तो ये पार्टियाँ, इलेक्शन कमेटी बैठती है जब जनरल इलेक्शन होते हैं, जब बड़े इलेक्शन होते हैं तब बैठती है। ठीक है, रामकृपाल जी। नहीं, मेरा केवल एक ही कहना है कि देखिए, कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि इनहेरेंट एक भूख होती है, जिसमें जो चीज़ नहीं है उसको आप बना नहीं सकते ज़बरदस्ती। जैसा कि समीर जी ने भी कहा और राकेश जी ने भी, और
एक लंबा दौर राहुल के पास रहा है। 20 साल कम नहीं होते हैं भारतीय राजनीति में। उनका अपना तौर तरीका है और कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ डेप्थ में पढ़ते हैं। हो सकता सोचते ज़्यादा हूँ, उनका है, कभी ऐसे हो जाता है। तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अगर किसी की रुचि हिस्ट्री में है तो ज़बरदस्ती उसको केमिस्ट्री पढ़ाने की अगर जिम्मेदारी दीजिएगा तो बात गड़बड़ करता है। इसलिए मैंने बहुत पहले कहा कि राजनीति में होता क्या है, यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छा फिजिसिस्ट है, भौतिकविद है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसको वाइस चांसलर बना देते हैं। अब नतीजा क्या है कि न तो उसको एडमिन आता है, न वो फिजिक्स का क्लास ले पाएगा, तो ये मिसमैच होता है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था, विपक्ष का पद भी जोखिम भरा होता है। ये देश अब वो नहीं, 52 का देश नहीं है। सोशल मीडिया है, गांव-गांव में आप एक राष्ट्रपति भवन से लेकर के कि एक पान की दुकान तक में आप देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं होता हम लोग करेंगे कि जैसे होता क्या है कि पराजित के प्रति सहानुभूति बहुत सामान्य सी चीज है, कोई भी हो। जब तक आप विपक्ष में हैं, जब तक आपको नहीं किया, तब तक आपके साथ बड़ी सहानुभूति होती है। जैसे विक्टिम कार्ड की बात करते हैं, वो सहानुभूति कब छूमंतर हो जाती है पता नहीं चलेगा। मैंने बहुत सारे चेहरे देखे हैं, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल जी हो, सॉरी राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, बहुत सारे लोगों को देखा है कि बिल्कुल, यानी याद कीजिए 71 में इंदिरा गांधी जब चुनाव हुआ था, विनोद 71 में हुआ, 72 में, 71 में जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, मोरारजी देसाई, सारे लोग ध्वस्त हो गए थे। और 71 और 74 3 साल हुआ। जयप्रकाश नारायण आते हैं, संपूर्ण क्रांति बना रहा है, और 6 साल के बाद 77 में उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी को 1 सीट नहीं मिलती है। तो तुलसी जैसे कहते हैं ना, तुलसी धरा में प्रमाण भरा, जो फरा सो झरा, जो बरा सो उतारा। इसलिए बेसिक बात यह है कि आप राहुल जी में मुझे लगता है कि गंभीर जिम्मेदारी वो लेने से कतराते हैं। अब ये उन पर है, ठीक है, हाँ। जो पार्टी का डिसीजन होगा। ये देखने वाली बात है कि क्या फैसला होता है। लेकिन देखिए सर, कहा है सब लोगों ने, राहुल गांधी के पास 20 साल का समय रहा, लंबा छोटा नहीं समय होता है। अब एक लड़का अगर क्लास हाई स्कूल में फेल हो गया तो वो इंटर में मेहनत ही ना करे, इसका क्या मतलब? या बीए में मेहनत ना करे, हाँ। ठीक है, वो पहले नहीं ले पाए जिम्मेदारियाँ, वो एक अलग बहस है कि जिम्मेदारियाँ उन्होंने ली, उनमें क्या क्या हुआ, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत अपने को रिकवर किया है। जब राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत की है, 6,000 किलोमीटर उन्होंने बाई रोड की और 4,000 किलोमीटर पैदल की, आए तो हम सब कह रहे थे क्या इन यात्राओं से निकलता है, बहुत सारे लोग कह रहे थे। लेकिन आज अगर एक एनालिसिस बताती है कि उन्हीं मार्गों पे जहाँ जहाँ यात्रा गई है 41 सीटों का फायदा कांग्रेस को हुआ है। तो या आज जिस तरह से 99 या 100 के करीब पहुंची है कांग्रेस, तो ये सब जो एक्सरसाइजेज होती हैं धीरे धीरे उनका परिणाम सामने आता है। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने 44 की सीट और 53 की कांग्रेस को अपनी मेहनत से, और बाकी और पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे भाई 99-100 सीट तक ले तो आए ना, ठीक है, वो हो सकता है ग्रोथ रेट उतना बेहतर ना हो जितना वो उम्मीद के मुताबिक ना रहो, ठीक है। तो दिशा जो है वो है। तो ऐसे में अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं नेता विपक्ष पद की, तो हम यही क्यों मानेंगे वो असफल ही होंगे। दोनों संभावनाएं हैं, हो सकता है बहुत बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं, या उससे सीखेंगे, गुंजाइश हमेशा रहती है। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए उनको, और ये हम लोग देखेंगे, विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल, देखिए आप सबके लगभग एक राय है, जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। अब क्या फैसला होता है ये तो राहुल गांधी को करना है। लेकिन देखिए, सवाल सत्ता पक्ष के लिए भी है, उनके सामने भी है, सवाल विपक्ष के सामने भी है, सबके अपने अपने सवाल हैं, और सत्र शुरू होगा, बहुत सारे जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या कुछ परिस्थिति बन सकती है, सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने आपको बताया है। और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और ज़रूरी खबर के लिए अमरुजाला.com पर हमारे साथ बने रहिएगा। और सबकी राय को लेकर, हमारी बातों को लेकर आपके मन में अगर कुछ राय है तो आप वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताइएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।